दोस्तों कहते हैं कि खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। और ज़िंदगी संघर्ष से भरी हुई है। दोस्तों, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल स्टडी 94 पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम इस वीडियो के अंदर जो हमारी जो रीट बुक परीक्षा होने वाली है दोस्तों, यानी कि 25, 26 और 27 और 28 तारीख को दोस्तों रीट जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, उसमें दोस्तों यानी कि जितने भी राजस्थान जीके के दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्लीट दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। लगभग दोस्तों यानी कि हम 65 प्रश्न करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर, जिसमें दोस्तों 40 प्रश्न तो होंगे हमारे यहाँ राजस्थान जीके के, जो राजस्थान जीके की ज्योग्राफी है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की भाषा। प्लस दोस्तों 25 प्रश्न इसके अंदर शामिल करेंगे हम, यानी कि शैक्षिक परिदृश्य है, सामान्य ज्ञान है, उसके बाद आरटीई और समसामयिक के दोस्तों यानी कितने प्रश्न 25। तो टोटल इस वीडियो के अंदर दोस्तों 65 प्रश्न करने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, यानी कि एक एक क्वेश्चन ऐसे है दोस्तों एकदम एकदम चुन करके दोस्तों यानी कि लिए गए हैं। और ये प्रश्न पूरी पूरी संभावना है कि हमारी एग्जाम होने वाली दोस्तों उसके अंदर पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित देखिए कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक डांग भूमि है दोस्तों। अब डांग भूमि की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और कोटा। तो दोस्तों डांग डांग भूमि की बात करते हैं सबसे ज्यादा दोस्तों यानी करौली है। और करौली को दोस्तों क्या कहा जाता है, यानी कि डांग की रानी कहा जाता है। डांग की रानी किसे कहा जाता है, करौली को कहा जाता है। और करौली में दोस्तों सर्वाधिक डांग भूमि है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों एक करौली के अंदर यानी जो डांग क्षेत्र है उसके अंदर दोस्तों 2005 और 6 के अंदर दोस्तों एक डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम लागू चालू किया गया था। और वो 8 जिलों के अंदर किया गया था, जिसमें भरतपुर संभाग था और एक था दोस्तों यानी कि कोटा संभाग। यानी कि 4 जिले तो है भरतपुर संभाग के और 4 जिले यानी कि कोटा संभाग के, यानी कि 8 जिलों को शामिल किया गया था। बात करते हैं दोस्तों जो डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है उसको दोस्तों यानी सबसे पहले 1994-95 में स्टार्ट किया था, लेकिन दोस्तों ये बंद कर दिया गया था। फिर वापस दोस्तों इसको शुरू किया गया था, यानी कि 2005-6 के अंदर पुनः 100% राज्य वित्त पोषी योजना के रूप में दोस्तों शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों इसके अंदर लगभग हमारे 4 से 5 प्रश्न क्लियर हो जाते हैं कि डांग की रानी किसे कहा जाता है। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब कब शुरू किया गया था, 2005 से 6 के अंदर, कितने जिलों के अंदर किया गया था, तो ये देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ दोस्तों यानी कोपेन का वर्गीकरण दे रखा है और दूसरी तरफ राजस्थान के जलवायु प्रदेश दे रखा है, इनका मिलान करना है। तो देखिए यानी कि एडब्ल्यू जो क्षेत्र है दोस्तों वो किसके अंदर जाता है, वो है दोस्तों आर्द्र के अंदर, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र कौन सा होता है, एडब्ल्यू क्षेत्र होता है। VSHW दोस्तों यानी कि जो अर्ध शुष्क प्रदेश है दोस्तों VSHW आता है। BWHW दोस्तों जो उष्ण शुष्क प्रदेश है दोस्तों ये आता है। और CW के अंदर दोस्तों मानसूनी जो वर्षा है दोस्तों ये आ जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, 3-1-4-2, 3-1-4-2 दोस्तों, यानी कि इसका राइट आंसर जाएगा 3-1-4-2, 3-1-4-2 दोस्तों, यानी कि 3-1-4-2 की बात करते हैं दोस्तों। डी के अंदर कौन सा, 2, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, जिसका 3 है, 1 है, 4 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ये देख सकते हो दोस्तों, यानी कि सारी यानी कौन सा जो क्षेत्र दोस्तों किस जलवायु के अंदर आता है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में वस्टर्ड कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कब की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको दोस्तों लगेगा कि दोस्तों यानी कि ये टफ है या सिंपल है दोस्तों, लेकिन ये सच्चाई है, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। और इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम्स के अंदर आएंगे, देख लेना। तो दोस्तों जैसलमेर जिले में वस्टर्ड कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी यानी कि 2008 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो सम जैसलमेर के अंदर 2018 सॉरी 8 नहीं 2018 के अंदर वस्टर्ड कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई थी। चलिए अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वन स्थिति रिपोर्ट आई थी दोस्तों 2019 के अंदर, उसकी तुलना में इसकी तुलना में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वन आवरण क्षेत्र में दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, यानी सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा है वन आवरण क्षेत्र के अंदर पूछा है दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अंदर। तो किसके अंदर सर्वाधिक वृद्धि हुई है दोस्तों, वो है यानी कि दोस्तों अजमेर के अंदर दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि हुई है।
चलिए इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यानी कि अजमेर के अंदर यानी कि जो वन स्थिति आई थी, वन रिपोर्ट आई थी 2021 के अंदर, अजमेर के अंदर सर्वाधिक वृद्धि हुई थी कितनी दोस्तों, 26.45%। उसके बाद दोस्तों पाली के अंदर हुई थी 26.0%, फिर हुई थी दोस्तों बीकानेर के अंदर 24.10%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने उपस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कि निम्नलिखित में से झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया है। यानी कि किस निम्न में से किस झील का जो निर्माण है वो गोमती नदी पर बांध बनाकर के किया गया है, तो वो झील कौन सी दोस्तों, यानी कि जयसमंद झील दोस्तों। ये जयसमंद झील दोस्तों यानी कि कौन सी नदी है, यानी गोमती नदी पर बांध बना करके निर्माण किया गया है, किसका, जयसमंद झील का। अब बात करते हैं दोस्तों, यानी कि ये कहाँ पर है दोस्तों, ये जयसमंद झील का जो निर्माण करवाया था महाराणा जयसिंह ने करवाया था। कब करवाया था दोस्तों, 1685-91 के मध्य दोस्तों गोमती नदी पर बांध बना करके करवाया गया था। ठीक है, और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कौन सी कृत्रिम झील है दोस्तों ये, ठीक है, कौन सी, जयसमंद दोस्तों, यानी कि यहाँ उदयपुर के अंदर है, सबसे मीठे पानी की झील है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने उपस्थित है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का कौन सा हिस्सा है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये क्या है दोस्तों, यानी कि ये चंबल नदी है, यानी कि छीका को पार्वती ने सिया, छीका को पार्वती ने सिया दोस्तों। यानी कि इस प्रकार से, यानी कि दाई और जो नदी जाती है, छी से छिप्रा नदी जो एमपी मिलती है, छीका कु से कुन्नू नदी, छीका का से काले सिंध, कु यानी कि कुन्नू नदी, छीका को पार्वती नदी, पार्वती सी से सिप नदी दोस्तों। यानी कि पांचों के पांचों नदी जो यानी कि दाई और मिलती है दोस्तों, यानी क्रम के अकॉर्डिंग दोस्तों, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा, वो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कौन सा है दोस्तों, जो चंबल नदी में मिलने वाली सहायक नदी है, सारी की सारी बंगाल खाड़ी की क्या है, अपवाह तंत्र दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यानी कि जो नदी है, लूनी नदी है, माही नदी है, पश्चिमी बनास से दोस्तों, सिरोही की साबरमती, उदयपुर का, तो ये दोस्तों यानी कि अरब सागर का तंत्र है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित की गई थी दोस्तों। प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला दोस्तों किस जिले के अंदर स्थापित की गई थी, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यानी ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला दोस्तों जोधपुर के अंदर स्थापित की गई थी, वो की गई थी दोस्तों 1958 में। ये याद कर लेना दोस्तों, पूछा जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों कि मीणा जनजाति के कुल देवता दोस्तों कौन होते हैं दोस्तों, यानी कि कुल देवता किसे कहा जाता है, यानी कि मीणा जनजाति का कौन होता है, तो वो है दोस्तों यानी कि भुज देवता को मीणा जनजाति के कुल देवता कहा जाता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, मीणाओं के जो कुल देवता होते हैं वो है दोस्तों भुज देवता, और भीलों के जो कुल देवता होते हैं वो है दोस्तों टोटम भीलों के कुल देवता है। और बात करते हैं दोस्तों भाकर बाबसी दोस्तों गरासी जो जनजाति दोस्तों उनके क्या है, कुल देवता है। और बात करते हैं सहरिया जनजाति के कुल देवता कौन से दोस्तों, तेजाजी और ऋषि वाल्मीकि क्या है, कुल देवता है। तो यहाँ पर हमारे यानी कि 1 2 3 4 प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सत्य है बताना। एक तरफ दे रखी फसल, एक तरफ देखिए प्रमुख किस्म, यानी किस किस फसल की किस्म कौन सी दोस्तों, यानी कि इसके अंदर दोस्तों यानी कि जो मूंगफली की जो किस्म है दोस्तों, यानी कि चंद्रा आरजी 141, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूंगफली की किस्म कौन सी है, चंद्रा और आरजी 141, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपके सामने है कि जो चावल है दोस्तों, चावल की किस्म आती है दोस्तों, यानी कि मोही सुगंधरा दोस्तों, वासंती चावल आते हैं, कावेरी चावल आते हैं और चंबल दोस्तों चावल आते हैं। उसके बाद मूंगफली की किस्में चंद्रा और आरजी 141, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, और गेहूं की किस्म की बात करें राजस्थान 171, आरएसपी आरएचपी 30 और आरएसपी 911 दोस्तों। ज्वार की किस्म है राजस्थान चरी, और ये सारी की सारी किस्में इसके अंदर जाएगी। चने की जो दोस्तों किस्म है वो सम्राट RS11 और CNG दोस्तों 116। जौ की किस्में दोस्तों जो से ज्योति दोस्तों, किसकी किस्में, जौ की, ये याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि हमारे इसके अंदर टॉपिक है दोस्तों फसल, तो इसके अंदर पूछा जाएगा कि किस फसल की कौन सी किस्में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि नाथरा की पाल और मोरिजा बानोला क्षेत्र में खाने हैं दोस्तों, क्षेत्र में खाने किसकी खाने दोस्तों, एक है नाथरा की पाल, एक है मोरिजा बानोला, ये यानी कि खाने किस चीज के दोस्तों, तो ये है दोस्तों यानी किसकी, ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों लोह एस की क्या है, ये खाने हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जयपुर के अंदर दोस्तों लोह एस के खाने की बात करते हैं, जयपुर के अंदर दोस्तों यानी कि सर्वाधिक होता है दोस्तों मोरिजा बानोल, यानी कि मोरिजा बानोल के अंदर यानी कि जयपुर के अंदर है। सिक्कर के अंदर खाने नीम का थाना और डावला क्षेत्र।
दौसा के अंदर बात करते हैं, दौसा के अंदर दोस्तों एक तो नीमला है और एक लालसोट दोस्तों क्या है, खाने हैं। झुंझुनू के अंदर आपको पता ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डावला और सिंघाना, ये हो जाएगा दोस्तों। और उदयपुर के अंदर दोस्तों नाथरा की पाल है और भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों इंद्रगढ़, पादरपार और डांग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना को मंजूरी कब दी गई थी? तो दोस्तों 22 सितंबर 2021 को दोस्तों मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना को मंजूरी दी गई थी। कब दी गई थी? 22 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना को मंजूरी दी गई थी और उद्यमियों को दोस्तों 25 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज का जो अनुदान है 8% से बढ़ा करके दोस्तों कितना कर दिया गया है? 9% कर दिया गया है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 9 नंबर का ये देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत राजस्थान में फलोदी पोखरण सोलर पार्क जो 750 मेगावाट का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों किसके द्वारा किया जा रहा है? वो है मेसर्स एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी, सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान दोस्तों, इसके द्वारा दोस्तों यानी कि फलोदी पोखरण सोलर पार्क का विकास किया जा रहा है। ठीक है, और ये दोस्तों किसकी सहायक कंपनी है? यानी कि ये है दोस्तों यानी कि जो मेसर्स एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ द राजस्थान है दोस्तों, जो यानी कि राजस्थान सरकार और एसएल इंफ्रा लिमिटेड दोस्तों इसकी संयुक्त उपक्रम है दोस्तों ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि जयपुर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयपुर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो आप सभी को पता है दोस्तों यानी कि 3 जून दोस्तों 2015 को यानी कि जयपुर मेट्रो रेल की सेवा की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण के अंदर दोस्तों यानी कि फेज नंबर फर्स्ट था, इसके अंदर दोस्तों मानसरोवर से लेकर के दोस्तों चांदपोल तक दोस्तों यानी कि चलाई गई थी और वो थी दोस्तों यानी कि 9.25 यानी 9.25 यानी 9.25 किलोमीटर दोस्तों चलाई गई थी दोस्तों मानसरोवर चांदपोल। और प्रथम चरण का दोस्तों यानी कि प्रथम चरण का जो वन बी फेज था यानी कि जो वन बी फेज था दोस्तों उसके अंदर यानी कि चांदपोल से लेकर के बड़ी चौपर तक फिर चलाया गया था। कब? 23 सितंबर 2020 को दोस्तों। ठीक है, 23 सितंबर 20 को दोस्तों प्रथम चरण का जो फेज 1 भी था उसके अंदर दोस्तों यानी कि चांदपोल तक बन गया, फिर चांदपोल से दोस्तों यानी कि बड़ी चौपर तक जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछने की पूरी पूरी संभावना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि वर्ष 2001-11 की अवधि में कौन सा है? राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें उच्च दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है वो जिले का नाम बताना है, तो वो है दोस्तों यानी कि बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर दोस्तों 32.5% 32.5% क्या पाई गई है? वृद्धि दर पाई गई है। बात करते हैं ऑल ओवर यानी कि एवरेज राजस्थान के अंदर 2001 से लेकर 2011 के अंदर दोस्तों जो वृद्धि दर पाई गई है वो है 21.3% दोस्तों, यानी कि जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 21.3% रही है। सबसे अधिक बात करते हैं दोस्तों वो है दोस्तों बाड़मेर जिला। बाड़मेर के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, 32.5% है। न्यूनतम की बात करते हैं दोस्तों, न्यूनतम जो 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई है वो है दोस्तों श्री गंगानगर के अंदर 10% है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख सकते हो आपके सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आहड़ सभ्यता कहाँ पर? यह है उदयपुर के अंदर, इसे ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। एक दो नदी है दोस्तों, एक तो बेड़च नदी और बनास नदी के दोस्तों किस पर? कांटे पर दोस्तों क्या है? ताम्रवती नगरी यानी कि आहड़ सभ्यता स्थित है। ठीक है, और बात करते हैं कुछ और बात करते हैं बैराठ की बात करते हैं दोस्तों। बैराठ सभ्यता कहाँ है? ये है दोस्तों यानी कि जयपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है? जयपुर के अंदर दोस्तों बैराठ सभ्यता है दोस्तों। बागौर की बात करते हैं, बागौर कहाँ पर दोस्तों? भीलवाड़ा के अंदर। कालीबंगा दोस्तों ये हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी नदी के किनारे पर? वो है घग्गर नदी दोस्तों, उसके किनारे पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करना है दोस्तों कि इधर दिरका पुरातात्विक स्थल और इधर दिरका दोस्तों यानी कि जिला, ये सुमेलित करना है। तो दोस्तों करिए, यानी कि कालीबंगा दोस्तों यानी कि सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछा दोस्तों, यानी कि सुमेलित है इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो दोस्तों कालीबंगा आपको सब पता है दोस्तों, कालीबंगा कहाँ पर? ये हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है और ये घग्गर नदी के किनारे पर है। और आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर, ज्ञानेश्वर दोस्तों सीकर के अंदर, बैराठ दोस्तों जयपुर के अंदर। बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इनकी बात कर रहे कालीबंगा की।
कालीबंगा की दोस्तों खोज किसने की थी? वो थी अमरानंद घोष जी ने क्या की थी? खोज की थी। कब की थी दोस्तों? 1952 में दोस्तों खोज की थी। और इसका उत्खनन किसने करवाया था? बीबी लाल और बी के थापा ने उत्खनन करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? 1961 से 69 में दोस्तों क्या करवाया था? 1961 से 69 में उत्खनन करवाया था बीबी लाल और बी के थापा ने। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यानी कि जो हनुमानगढ़ के अंदर जो कालीबंगा है वहां से दोस्तों यानी कि 7 यज्ञ वेदियों के प्रमाण दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। किसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था? यानी कि जो एग्जाम हुई है सीईटी की एग्जाम हुई है उसके अंदर पूछा गया था कि 7 यज्ञ वेदियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो वो थी कालीबंगा। ठीक है, और आहड़ सभ्यता की बात करते हैं। आहड़ कहाँ दोस्तों? आहड़ नदी पर है दोस्तों। ये कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यानी कि आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? तो 1953 के अंदर की थी दोस्तों। किसने? अक्षय कीर्ति व्यास जी ने दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों यानी कि आरसी अग्रवाल ने दोस्तों 1956 में इसका क्या करवाया था? उत्खनन करवाया था। कब करवाया था? यानी कि 1956 में उत्खनन करवाया था आरसी अग्रवाल ने। गणेश्वर सभ्यता की बात करते हैं। गणेश्वर सभ्यता कहाँ दोस्तों? ये है दोस्तों सीकर के अंदर। ठीक है, ताम्र पाषाण काल दोस्तों इसे कहा जाता है। बैराट सभ्यता आप सभी को पता है जयपुर के अंदर दोस्तों। ठीक है, ये लोह युगीन सभ्यता है। दयारान साहनी दोस्तों इन्होंने क्या करवाया था? उत्खनन करवाया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी जो राजधानी थी मंडोर से दोस्तों जो मेड़ता है स्थानांतरित की थी? तो वो कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों नागभट्ट प्रथम दोस्तों। ये थे नागभट्ट प्रथम। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कि जो नागभट्ट प्रतिहार है गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या था? प्रतापी शासक कौन था दोस्तों? नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि वह जागीर जो धर्मार्थ शिक्षण कार्य हेतु कर मुक्ति भूमि के रूप में दी जाती है दोस्तों, यानी कर मुक्त भूमि के रूप में दी जाती है दोस्तों। किस किस काम के लिए दोस्तों? यानी कि धर्मार्थ के लिए, शिक्षण कार्य के लिए दोस्तों जो कर मुक्त भूमि दी जाती है वो कौन सी है? वो है दोस्तों यानी कि शासन जागीर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि जो शासन जो जागीर है दोस्तों, कर मुक्त जागीर है, जो धर्मार्थ शिक्षण कार्य है, साहित्य लेखन आदि के लिए चारण जो भाटों को दी जाती है। कौन? चारण भाटों को दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन 19 कि निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़विठली के नाम से जाना जाता है? ये बताना दोस्तों कि गढ़विठली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर को दोस्तों गढ़विठली के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ को दोस्तों अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 7वीं सदी में दोस्तों जो चौहान शासक था कौन था? अजयपाल। इसने दोस्तों जो तारागढ़ की पर्वत की यानी तारागढ़ पर्वत की जो बिठली पहाड़ी है दोस्तों उस पर करवाया था, जिस इसलिए दोस्तों इसे गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है। किसको? तारागढ़ अजमेर के किला को दोस्तों। ठीक है, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्टेड हाउसिंग सरकारी कार्यालय है दोस्तों? इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, देख सकते हो। यानी कि दोस्तों जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और पूरी संभावना रहेगी दोस्तों एग्जाम्स के अंदर पूछने की दोस्तों, कि देख लेना कि उठ उठ के क्वेश्चन आएंगे। मैं बताऊंगा दोस्तों जब एग्जाम हो गए ना उसके बाद में कि देखिए कि मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे उनमें से उठ उठ के क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन चल जाएगा यानी कि अलवर सिटी पैलेस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अलवर सिटी पैलेस है दोस्तों। इसका निर्माण करवाया था 1793 में। किसने करवाया था दोस्तों? जो बख्तावर सिंह थे दोस्तों इन्होंने करवाया था। अब वर्तमान में दोस्तों ये क्या बना दिया गया है? जिला कलेक्टर हाउसिंग सरकारी कार्यालय है प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पर है? अलवर के अंदर है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। दीजिए दोस्तों, यानी कि जो निर्जला एकादशी है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, यानी कि जेठ का महीना आता है, शुक्ल पक्ष है और एकादशी को मनाई जाती है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, निर्जला एकादशी जेठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। बड़ी तीज की बात करते हैं दोस्तों कि बड़ी तीज भादों का महीना और कृष्ण पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। बिल्कुल, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 2 3 यानी कि जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट है वो सही है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, देख सकते हो आपके सामने, यानी कि निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। गुरु पूर्णिमा दोस्तों आषाढ़ पूर्णिमा को। बड़ी तीज दोस्तों यानी कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिला जिसमें प्रसिद्ध जो भर्तरी का जो मेला है वो आयोजित किया जाता है, यानी कि उस जिले का नाम बताना है जो भर्तरी मेला आयोजित किया जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों अलवर के अंदर दोस्तों भर्तरी मेला लगता है।
अलवर से दोस्तों 35 किलोमीटर दूर दोस्तों यानी कि भर्तृहरि की तपस्या स्त्री रही है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों वर्षा ऋतु में दोस्तों भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। भादो का महीना और शुक्ल पक्ष में दोस्तों यानी कि सातवीं सप्तमी और अष्टमी को क्या लगता है, मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों 23 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों। अब बताना है कि बिंदोरी दोस्तों कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य दोस्तों, तो कहाँ का है, यानी कि जो झालावाड़ है दोस्तों यानी हड़ौती क्षेत्र यानी कि बिंदौरी झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। कहाँ का है, झालावाड़ का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 24 देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से संगीत ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ है जो राणा कुंभा के द्वारा कृत है। तो राणा कुंभा के से कौन कौन से रचना की थी दोस्तों, वो है एक तो संगीत राज थी, एक संगीत मीमांसा थी बिल्कुल, और एक दोस्तों यानी कि रसिक प्रियार कामराज रहता है। तो दोस्तों कौन कौन से नहीं है, सूद प्रबंध दोस्तों ये नहीं है, और काला निधि दोस्तों ये नहीं है। तो राणा कुंभा के सिर्फ और सिर्फ यानी कि 1 और 2 इसका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, देख सकते हो कि महाराणा कुंभा था दोस्तों, उन्होंने 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना दोस्तों। ठीक है, और एक विद्वान और कला प्रेमी शासक था। क्या था, विद्वान भी था और कला प्रेमी था। कुंभा ने दोस्तों एक तो लिखी दोस्तों, याद कर लेना है कि संगीत राज किसने लिखी, राणा कुंभा ने लिखी थी। संगीत मीमांसा किसने लिखी थी, राणा कुंभा ने। और रसिक प्रिया दोस्तों और कामराज रतिसार दोस्तों, चारों की चारों दोस्तों जो इसकी रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये तो याद करनी है किसी भी हालत में, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ में झांझ नामक जो वाद्य यंत्र है वो प्रयोग किया जाता है। किसकी बात कर रहा है, झांझ नामक जो वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सा नृत्य दोस्तों, वो है दोस्तों कच्छी घोड़ी। यानी कि कच्छी घोड़ी जब नृत्य किया जाता है तो झांझ यानी कि झांझ नामक वाद्य यंत्र, झांझ दोस्तों यानी कि जो मंजीरे का ही बड़ा रूप है दोस्तों। कौन सा, मंजीरे का जो बड़ा रूप है दोस्तों वही क्या है दोस्तों, यानी कि झांझ कहते हैं दोस्तों इसको। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए, प्रजामंडल दोस्तों यानी कि चुन्नी लाल और अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल से है। तो याद कैसे करेंगे दोस्तों, यानी कि प्रतापगढ़ का है। कौन सा, प्रतापगढ़ के कौन है, प्रजामंडल। जो प्रतापी शासक होता है दोस्तों, ट्रिक याद कर लीजिए, यानी कि कोशिश कीजिए दोस्तों जो अपना शब्द दे रखा उसी के अंदर से क्या निकालिए, ट्रिक बनाइए। जैसे प्रतापगढ़ है तो प्रतापगढ़ की ट्रिक हो जाएगी, यानी कि प्रतापी जो शासक होता है उसको दोस्तों चुन्नी उड़ा करके यानी कि अमृत पिलाया जाता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, यानी कि प्रतापगढ़ आपके सामने आएगा, प्रतापगढ़ आता है यानी प्रतापी जो शासक होता है चुन्नी उड़ाकर अमृत पिलाया जाता है, यानी कि चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक दोस्तों इसका राइट आंसर चला जाएगा। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन के दोस्तों जो नेतृत्व करता है वो कौन है दोस्तों, यानी कि चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतापगढ़ की जो स्थापना है दोस्तों, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1945 ईस्वी में, चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक के द्वारा की गई थी। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों रियासत से संबंधित है, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें कितनी थी, तो कितनी दोस्तों, यानी कि 19 देशी रियासतें थी। 19 तो देशी रियासत थी, 3 ठिकाना था, एक दोस्तों कौन सा था, यानी केंद्र शासित प्रदेश था। एक कौन सा, यानी अजमेर और मेरवाड़ा क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। तो दोस्तों यानी 3 ठिकाने थे, एक तो दोस्तों टोंक के अंदर लावा था, एक बांसवाड़ा के अंदर कुशलगढ़, और एक था दोस्तों नीमराणा अलवर का। ये क्या थे दोस्तों, 3 ठिकाने थे और 19 रियासत थी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यानी कि सबसे बड़ी रियासत की बात करते हैं, यानी कि सबसे बड़ी रियासत बात करते हैं दोस्तों किसकी तौर से, यानी कि जो यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत है वो है दोस्तों जोधपुर। ठीक है, सबसे छोटी रियासत की बात है वो है शाहपुरा, और सबसे प्राचीन रियासत की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन रियासत दोस्तों मेवाड़ जयपुर, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले तो वो है दोस्तों जयपुर रियासत, और सबसे नवीन और अंग्रेजों के द्वारा जो निर्मित अंतिम रियासत है वो है दोस्तों झालावाड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि यहाँ से हमारे 5 से 6 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। कितने, 5 से 6 प्रश्न। अब देखिए, यानी कि दोस्तों मैं आपको करवाता हूं 65 प्रश्न, ठीक है, लेकिन उसको 5 से गुणा कर लीजिए, 50 25 2 6 पंजों का 30 और 32, लगभग दोस्तों यानी कि 325 क्वेश्चन के आसपास, 300 मान के चलिए। 65 प्रश्न दोस्तों मैं आपको करवा रहा हूं, लेकिन दोस्तों 65 तो है ही इंपॉर्टेंट, इसी के साथ में दोस्तों यानी कि 300 प्रश्न हमारे क्लियर हो जाते हैं यहाँ पर, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 5 अपन डिटेल्स देखते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यानी कि 300 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों यानी कि प्रश्न नंबर 28 की, कि जयपुर का परंपरागत शिल्प क्या है। तो परंपरागत शिल्प दोस्तों वो है दोस्तों यानी कि ब्लू पोट्री। क्या है, ब्लू पोट्री। बात करते हैं दोस्तों जयपुर में जो ब्लू पोट्री का जो निर्माण है ये किसे जाता है, श्रेय किसे जाता है, वो है महाराज राम सिंह, और इसी के काल में दोस्तों इसका विकास हुआ था। सर्वाधिक विकास किसके काल हुआ था, महाराजा राम सिंह के काल में दोस्तों सर्वाधिक विकास हुआ था। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि न थके पैर न कभी हिम्मत हारी है, न थके पैर न कभी हिम्मत हारी है,
जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए संघर्ष हमारा जारी है। जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए संघर्ष हमारा जारी है दोस्तों। जब तक संघर्ष करेंगे तब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो 29 नंबर देखिए दोस्तों क्वेश्चन कि संत पीपाजी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पीपा जी का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों झालावाड़ गागरोन का दुर्ग, यानी कि गागरोन के जो राजा थे कौन थे, कड़ावा राव खींची दोस्तों। इनके यहाँ पर दोस्तों कब हुआ था, 1425 ईस्वी में हुआ था। पीपा जी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, प्रताप सिंह। आता है कि संत पीपा जी के बचपन का नाम क्या है, वो है दोस्तों प्रताप सिंह। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रथम संत कौन थे, यानी कि संत पीपा जी थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित देखिए कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन पूरी संभावना है प्रश्न पूछने की दोस्तों कि लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हुई थी। तो दोस्तों वो थे दोस्तों तेजाजी, यानी कि तेजाजी यानी कि गोगा जी की भांति, यानी कि किसे सांपों का देवता कहा जाता है, वो है दोस्तों तेजाजी को। और स्पेशलिस्ट की बात करते हैं दोस्तों तो गोगा जी क्या है, सर्पों के देवता कहलाते हैं। ठीक है, लोक देवता तेजाजी थे, उनकी पत्नी थी, उनकी मृत्यु के बाद में क्या हुई थी, सती हुई थी। बात करते हैं दोस्तों तेजाजी का जन्म हुआ था नागौर जिले के अंदर। कहाँ हुआ था, नागौर जिले के अंदर। कौन सा गांव था दोस्तों, वो था खड़नाल गांव, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तेजाजी की माता का नाम बताते हैं दोस्तों, तो माता का नाम है दोस्तों राजकुमार, पिताजी का नाम है दोस्तों ताहड़ जी। ठीक है, इनकी जो पत्नी का नाम था दोस्तों पेमल, इनकी पत्नी का नाम था। और परम गोरक्ष दोस्तों, गोरक्ष और काला बाला का देवता इन्हें कहा जाता है। काला बाला का देवता किसे कहा जाता है, तेजाजी को कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कि सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। तो दोस्तों कौन सी है, वो है स्वांगीय माता, यानी स्वांगीय माता को, यानी कि स्वांगी माता को क्या कहा जाता है, सुगन चिड़ी कहा जाता है। किस लोक माता, स्वांगी माता को सुगन चिड़ी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की क्या है, कुल देवी दोस्तों, कौन सी, स्वांगी माता। इसके अलग अलग नाम है दोस्तों, यानी कि देवी स्वांगिया भी कहते हैं, आबड़ माता भी इसे कहते हैं, स्वांगी आजी बोलते हैं, स्वाग्रहाणी बोलते हैं, यानी इसे शकुन चिड़ी और सुगन चिड़ी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने उपस्थित है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आपके सामने है कि बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बल्ल्या आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। तो बल्ल्या आभूषण पहना जाता है दोस्तों हाथ के अंदर, यानी कि बल्ल्या आभूषण है वो हाथ के अंदर पहना जाता है। ठीक है, जैसे है कंकण, पाटला, चूड़ी और बल्ल्या दोस्तों, यानी कि सब ये तो सब पता है कि कंकण कहाँ पहना जाता है, पाटला, चूड़ी, ये सब आपको पता है। लेकिन दोस्तों बल्ल्या है दोस्तों, ये नहीं पता, तो दोस्तों ये कहाँ पहना जाता है, ये हाथ में पहना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों 33 देखिए, प्रसिद्ध है बारडोली किसान आंदोलन, बरदौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो थे दोस्तों सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल ने दोस्तों बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और बारडोली कहाँ पर है, ये है दोस्तों गुजरात के अंदर। और दोस्तों 1928 ईस्वी में दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया था, बारडोली किसान आंदोलन। ठीक है, और दोस्तों सरदार की जो उपाधि है दोस्तों यहाँ पर किसानों ने वल्लभ भाई पटेल को दी थी, यानी कि यहाँ पर यानी सरदार की जो उपाधि है वो वल्लभ भाई पटेल को दी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था। तो भगत आंदोलन की बात करते हैं तो भगत आंदोलन दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर शुरू हुआ था दोस्तों। किसने किया था दोस्तों, गोविंद गुरु ने दोस्तों, गोविंद गुरु थी दोस्तों, उन्होंने क्या चलाया था, भगत आंदोलन चलाया था। और संप सभा का भी दोस्तों इन्होंने दोस्तों स्थापना की थी सिरोही के अंदर। पर 1858 ईस्वी में दोस्तों डूंगरपुर जिले के कौन सा गांव था, बांसिया गांव के अंदर दोस्तों इनका जन्म हुआ था। किनका, यानी कि गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1858 ईस्वी में डूंगरपुर जिले का बांसिया गांव के अंदर गोविंद गुरु का जन्म हुआ था दोस्तों। तो यानी कि भगत आंदोलन की स्थापना किसने की थी, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर किसने, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कबीरदास श्यामल दास के द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है। तो दोस्तों वीर विनोद, यानी कि वीर विनोद कबीरदास श्यामल दास के द्वारा रचित की गई थी। किसी कौन सी, वीर विनोद दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी। तो दोस्तों आप सबको पता है कि ये प्रश्न तो बार बार रिपीट होते हैं। नसीराबाद के अंदर दोस्तों 28 मई 1857 को दोस्तों शुरू की गई थी। और बात करते दोस्तों यानी कि 29 मार्च 1857 की बात करते हैं, मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया दोस्तों। ठीक है, और 10 मई 1857 को मेरठ की
की छावनी से दोस्तों 1857 की क्रांति का बिगुल बज गया था दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं हमारे राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर दोस्तों सबसे पहले जो नसीराबाद छावनी थी दोस्तों, यानी कि उसमें दोस्तों 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने दोस्तों 28 मई 1857 को विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और राजस्थान के अंदर दोस्तों 1857 क्रांति के समय दोस्तों कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी, जिसमें एक तो नसीराबाद थी, एक है नीमच चंद्र दोस्तों, एक है देवलीर, एक है ब्यावर और एरिनपुरा और खेरवाड़ा। लेकिन दोस्तों 1857 की क्रांति के अंदर एक तो है दोस्तों खेरवाड़ा येवाड़ी और एक है दोस्तों ब्यावर, यानी कि दोनों ने यानी कि 1857 क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था। चलिए, प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? ये किसने कहा था दोस्तों? ये क्या कहा था दोस्तों? पंडित रामकरण आसोपा ने दोस्तों ये कहा था, डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा जाता है। दोस्तों डिंगल जो एक बृहद कोश तैयार किया था, किसने किया था दोस्तों? पंडित रामकरण आसोपा ने दोस्तों एक बृहद कोश है वो तैयार किया था, जिसमें दोस्तों 60,000 से अधिक शब्द है। कितने हैं? 60,000 से अधिक शब्द है। और पंडित रामकरण आसोपा एलपी टेस्टिटोरी के कौन थे? सहयोगी थे। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है। याद करना है 38। देखिए दोस्तों, कि जैसलमेर राज्य का गुंडा राज शासन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो प्रश्न दोस्तों मैं बता रहा हूं दोस्तों, प्रश्न इतने सारे प्रश्न उठा उठा के पूछे गए हैं जो मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूं सीईटी के अंदर दोस्तों, यानी कि मैक्सिमम प्रश्न दोस्तों मैं जो करवा रहा हूं आपको यहाँ से पूछे गए थे। अब जैसलमेर राज्य का गुंडा राज नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो किसने लिखी थी? यानी कि सागरमल गोपा दोस्तों, सागरमल गोपा जी ने क्या लिखी थी? जैसलमेर राज्य गुंडा शासन की पुस्तक है वो लिखी थी। बात करते हैं दोस्तों, यानी कि सागरमल गोपा ने दोस्तों एक है दोस्तों यानी कि माहेश्वरी नव युवक मंडल की स्थापना की, एक सर्वहितकारिणी दोस्तों यानी कि एक सर्वहितकारिणी सभा दोस्तों, यानी कि एक सर्वहितकारिणी वाचनालय है दोस्तों, इसकी स्थापना की थी किसने? सागरमल गोपा जी ने। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों सागरमल गोपा ने, यानी कि एक तो पुस्तक याद कर लेनी आपको, आजादी के दीवाने। ठीक है, सागरमल गोपा की दूसरी जो पुस्तक है वो है जैसलमेर में गुंडाराज, और तीसरी पुस्तक है दोस्तों रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये तीनों की तीनों दोस्तों पुस्तक आपको याद कर लेनी है, और ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 39 देखिए, ये रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो वो दिया गया था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो दोस्तों लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? यानी कि 24 जून दोस्तों इनकी बात करते हैं जन्म की, यानी कि जो कब नहीं दोस्तों, लक्ष्मी कुमार चुंडावत है उसका जन्म की बात करते हैं दोस्तों। जन्म हुआ था दोस्तों उदयपुर राज्य के, जो उदयपुर राज्य में मेवाड़ में हुआ था, देवगढ़ ठिकाने में दोस्तों 24 जून 1996 को दोस्तों किन का जन्म हुआ था? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का जन्म हुआ था। ठीक है, और बात करते हैं इनके बारे में दोस्तों, राजस्थान साहित्य के लिए बात करते 1984 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ठीक है, इनको 1984 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद कौन सा गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। ठीक है, मार्च 2012 में राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान रत्न सम्मान दिया गया था दोस्तों इनको, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 40 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में, यानी कि किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद में हटा दिया जाता है? तो दोस्तों वो राजस्थानी परंपरा कौन सी है? तो दोस्तों ये हो जाएगी कंगन दोरदा दोस्तों, ये परंपरा है। यानी कि इसे क्या कहा जाता है? कांकण डोर भी कहते हैं और कंगन दोरदा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारे जो प्रश्न है दोस्तों वो हो चुके अब कितने 40, यानी कि राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की बोलियां है दोस्तों, उनसे संबंधित 40 प्रश्न हो चुके हैं। अब हम करेंगे दोस्तों 25 प्रश्न, और 25 प्रश्न किससे संबंधित होंगे? वो है दोस्तों यानी कि ये शैक्षिक परिदृश्य है, आरटीई है, सामान्य ज्ञान है, और दोस्तों समसामयिक जो करंट अफेयर से संबंधित 25 प्रश्न करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 41 है आपके सामने योजनाओं से संबंधित, कि राजस्थान में किस तिथि को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू की गई थी? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2011 को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान कृषि विपणन की बात करते हैं तो वो है दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान। इसकी जो स्थापना की गई थी 1988 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? जयपुर के अंदर की गई थी, राजस्थान कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान की। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, देखिए 43 नंबर का, देखिए 43 नंबर का है कि राजस्थान का कल्प वृक्ष क्या है। अब देखिए इसके बारे में दोस्तों लगभग हम कितने पढ़ेंगे, 7 से 8 बातें पढ़ेंगे कि कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है। तो ये तो आप सबको पता ही है, खेजड़ी को कल्प वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, खेजड़ी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो खेजड़ी को जाना जाता है राजस्थान का गौरव, इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी कि राजस्थान गौरव, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, वो है खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहता है, खेजड़ी को कहा जाता है। ये बात किसने कही थी, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था दोस्तों, किसको, खेजड़ी को, राजस्थान का कल्प वृक्ष। इसे समी वृक्ष भी कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल का दोस्तों सुनहरा वृक्ष भी इसे कहा जाता है। और पंजाबी और हरियाणा भाषा में दोस्तों इसे जांटी कहा जाता है। अब आता है कि किस किस क्षेत्र के अंदर इसे किस नाम से पुकारते हैं, तो दोस्तों पंजाबी और हरियाणी भाषा में इसे जांटी कहा जाता है। कन्नड़ भाषा में इसे बन्ना बन्नी कहा जाता है। सिंधी भाषा में इसे छोकड़ा कहा जाता है। और तमिल भाषा में दोस्तों खिचड़ी को पेमय कहा जाता है। और व्यापारिक नाम है दोस्तों इसका कांडी, जो व्यापारिक नाम है कांडी है। और स्थानीय भाषा में इसे दोस्तों सिमलो कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर हमारे यानी कि 10 प्रश्न दोस्तों तैयार हो जाते हैं। इनमें से प्रश्न पूछने की पूरी पूरी संभावना है। अब देखिए दोस्तों, यानी कि प्रश्न है आपके सामने नेक्स्ट 44, देखिए कि शेखावाटी जो क्षेत्र दोस्तों, शेखावाटी अंचल का महत्वपूर्ण कस्बा जो प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य का व्यापारिक मार्ग का एक मुख्य केंद्र था, वो कौन सा है दोस्तों, तो वो कौन सा हो जाएगा, यानी कि वो था दोस्तों, यानी कि मंडावा इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंडावा था। ठीक है, यानी कि झुंझुनू में मंडावा शेखावाटी अंचल का सबसे महत्वपूर्ण कस्बा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि जो गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा किस वर्ष की गई थी, तो यानी कि जयपुर की जो स्थापना है दोस्तों किस वर्ष की गई थी, 1727 ईस्वी में दोस्तों की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। 1727 में सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। और इसका जो वास्तुकार है दोस्तों जयपुर का, वो है विद्याधर भट्टाचार्य वास्तुकार है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यानी कि 1876 की बात करते हैं कि 1876 में क्या हुआ दोस्तों, यानी इंग्लैंड के जो प्रिंस ऑफ वेल्स से दोस्तों भारत आए। और इसी उपलक्ष्य में दोस्तों महाराजा राम सिंह ने पूरे शहर को दोस्तों यानी कि गुलाबी आ जाता है, या फिर दोस्तों हिरमिची आ जाता है दोस्तों, इससे रंगवाया था, इस कलर से दोस्तों इससे रंगवाया था। इसलिए यानी कि जो जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर है श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि जो श्री कल्याण जी का यानी डिग्गी श्री जी बोलते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था दोस्तों, तो वो थे यानी कि राजा दिग्विजय ने दोस्तों यानी कि श्री कल्याण जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यानी कि टोंक जिले में दोस्तों मालपुरा तहसील में स्थित है। कौन सी, मालपुरा तहसील में है, डिग्गी गांव में दोस्तों स्थित है। गांव कौन सा, डिग्गी है, मालपुरा तहसील है और टोंक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों भगवान विष्णु की चतुर्भुज दोस्तों प्रतिमा विराजमान है यहाँ पर। ठीक है, जिससे दोस्तों मुस्लिम धर्म के लोग कलह पीर के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि किस नाम से पुकारते हैं, यानी कि मुस्लिम धर्म के लोग हैं जो कलह पीर दोस्तों इस नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर दोस्तों यानी कि भाद्रपद एकादशी और वैशाख मास की पूर्णिमा को दोस्तों, यानी कि भाद्रपद एकादशी और वैशाख मास की जो पूर्णिमा उसको यहाँ पर विशाल मेला बढ़ता है दोस्तों। और यहाँ पर एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वो है दोस्तों नौबत, यानी कि नौबत बाजा महाराज डिगीपुरी का राजा। तो यानी कि नौबत यहाँ पर क्या बजाता है, यानी कि वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अब है दोस्तों आपके सामने 47 क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि राजस्थान के किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। वो थी दोस्तों यानी कि अवनी लेखरा दोस्तों, अवनी लेखरा ने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, यानी कि स्वर्ण पदक जीता था। अब टोक्यो पैरालंपिक हुआ था दोस्तों 2020 के अंदर, उसमें दोस्तों किस किसने कौन सा पदक जीता था, ये देख सकते हो आपके सामने उपस्थित है। यानी टोक्यो पैरालंपिक हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 2020 के अंदर हुआ था। राजस्थान से एक तो थी दोस्तों अवनी लेखरा, एक थी दोस्तों कृष्ण नागर, एक देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर सिंह गुर्जर और अवनी लेखरा दोस्तों। अवनी लेखरा को दोस्तों ये कहाँ की, जयपुर की रहने वाली है। निशानेबाजी में दोस्तों इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। जयपुर के रहने वाले कृष्णा नागर दोस्तों बैडमिंटन के अंदर इन्हें स्वर्ण पदक मिला था।
और देवेंद्र झाझड़िया दोस्तों चूरू के रहने वाले हैं। भाला फेंक के अंदर दोस्तों इन्हें रजत पदक मिला था दोस्तों, और कांस्य पदक दोस्तों 2 को मिला था, यानी कि 2 को स्वर्ण पदक मिला था और 1 को रजत पदक मिला था। सुंदर सिंह गुर्जर दोस्तों करौली के, और अवनी लेखरा दोस्तों जयपुर की रहने वाली है। अवनी लेखरा को भी दोस्तों यानी कांस्य पदक भी मिला था निशानेबाज के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है कि दोस्तों भंड-देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है। अब आ जाइए दोस्तों कि भंड-देवरा जो मंदिर है वो किस जिले के अंदर स्थित है। तो ये है दोस्तों बारां के अंदर। भंड-देवरा का मेला है, भंड-देवरा का मंदिर है वो दोस्तों बारां जिले के अंदर है। इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, मिनी खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों राजा मलय यानी कि मलय वर्मा ने करवाया था दोस्तों, और यह मंदिर किस शैली के अंदर है, ये जो मंदिर है वो पंचायत शैली के अंदर बना हुआ है दोस्तों। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन किसने किया था दोस्तों, कब हुआ था दोस्तों, यानी गठन कब हुआ था ये बताना है। तो ये कब हुआ था दोस्तों, 3 मार्च 1952 को दोस्तों निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कि टीकाराम पालीवाल राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे, यानी कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल थे। और टीकाराम पालीवाल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री होने के बाद दोस्तों यानी कि उप मुख्यमंत्री बने थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो पहले मुख्यमंत्री रहे थे उसके बाद में उप मुख्यमंत्री रहे थे, तो वो थे टीकाराम पालीवाल। और प्रथम निर्वाचित क्या है, मुख्यमंत्री है दोस्तों। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि 50 नंबर का कि मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सावधानी से क्या करना, पढ़ना है। तो वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, तो बिल्कुल मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है। वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, तो होता है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार नहीं होता दोस्तों, यानी कि ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यानी कि 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब आ जाइए कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात कर रहा है। BADP राजस्थान के कितने जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। सीमा क्षेत्र की बात की जा रही है दोस्तों, तो सीमा क्षेत्र दोस्तों यानी कि जो पाकिस्तान से लगते चार जिले हैं। तो कितने जिले हैं, 4 जिले हैं पाकिस्तान से लगने वाले। कौन कौन से हैं, एक तो है दोस्तों यानी कि गंगानगर, गंगानगर के बाद में एक है कौन सा, इधर की तरफ बीकानेर, फिर है जैसलमेर, फिर है बाड़मेर। तो 4 जिले दोस्तों यानी कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंदर आ जाते हैं। चलिए बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दीक्षा का प्रारंभ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा कब किया गया था दोस्तों। आता है प्रश्न, और प्रश्न आएगा दोस्तों कि दीक्षा का प्रारंभ कब किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कब किया गया था, यानी कि 5 सितंबर 2017 को किया गया था। 5 सितंबर दोस्तों 2017 को दीक्षा का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित दोस्तों देखिए कि राजस्थान में शिक्षा विभाग ने NCTE के साथ मिलकर के दीक्षा राइज का निर्माण करवाया। राइज का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, तो राइज का पूर्ण रूप क्या होगा ये बताना है। तो राइज का पूर्ण रूप होगा दोस्तों यानी कि राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। 54 कहता है कि निष्ठा योजना का प्रारंभ तात्कालिक मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे, मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा कितनी तारीख को किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निष्ठा योजना का प्रारंभ कब किया गया था दोस्तों। तो निष्ठा योजना का प्रारंभ किया था 21 अगस्त 2009 को दोस्तों। कब किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों देखिए कि सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहकारी की बात कर रहा है, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ पर स्थित है, वो है दोस्तों केसरो पाटन, कहाँ, बूंदी के अंदर स्थित है। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के अंदर कितने हैं, या राजस्थान के अंदर कितने हैं दोस्तों जो शक्कर के कारखाने हैं, वो है दोस्तों 3 है, यानी कि राजस्थान में 3 चीनी मिल है। तो 3 कौन कौन से, यानी कि अलग अलग क्षेत्र के अंदर 3 है, यानी कि एक तो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर, एक सहकारी क्षेत्र के अंदर, एक है निजी क्षेत्र के अंदर। बात करते हैं दोस्तों जो सरकारी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र उसका नाम है दोस्तों दी गंगानगर शुगर मिल्स। ये कहाँ पर है, गंगानगर के अंदर है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1937 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। गंगानगर शुगर मिल से दोस्तों क्या होता है कि गन्ने के अलावा यहाँ पर चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है, चीनी चुकंदर से बनाई जाती है, और शराब भी दोस्तों यहाँ पर बनाई जाती है। और यहाँ गन्ने की खाई से विद्युत बनाने हेतु विद्युत संयंत्र भी स्थापित किया गया है।
सेकंड नंबर की बात करते हैं दोस्तों है कि चीनी मिल है वो सेकंड नंबर कहाँ है, वो है दोस्तों यानी कि सहकारी क्षेत्र की है, वो है केशव पाटन यानी केशव पाटन शुगर मिल है, ये कहाँ पर है, बूंदी के अंदर स्थापना की गई थी दोस्तों 1965 के अंदर। और थर्ड नंबर की दोस्तों निजी क्षेत्र के अंदर द मेवाड़ शुगर मिल है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर 1932 में दोस्तों स्थापना की गई थी। अब आते हैं दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है कि इस्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को प्रसारित हवा महल कार्यक्रम की प्रमुख सहयोगी संस्था कौन सी नहीं है, पूछा है कि सहयोगी संस्था कौन सी नहीं है, ये बताना है दोस्तों। तो कौन सी सहयोगी संस्था नहीं है ये बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है यानी कि दोस्तों एनसीईआरटी इसकी सहयोगी संस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, स्माइल कार्यक्रम के तहत दोस्तों हवा महल कार्यक्रम का प्रारंभ आरएससीईआरटी के द्वारा दोस्तों कब किया गया था, 2 मई 2020 को किया गया था। ठीक है, और इस कार्यक्रम का जो प्रसारण है सप्ताह में दोस्तों केवल एक दिन, वो है शनिवार के दिन किया जाता है। को किस नाम से, कोरोना समय में बच्चों को झरोका थीम पर किया जाता है। इसकी थीम है दोस्तों कोरोना समय में बच्चों का झरोका, ये है। और ये दोस्तों यानी सहयोगी संस्था है, ये देख सकते हो आप, यानी कि पीरामल फाउंडेशन एजुकेशन है, लीडरशिप टाटा ट्रस्ट सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस है, अजीज प्रेम जी फाउंडेशन है और प्रथम एजुकेशन अंडर यूनिसेफ दोस्तों इसकी सहयोगी संस्था है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 57 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किसे यानी किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है। प्रमुख जनगणना अधिकारी किसे माना जाता है दोस्तों जिले के अंदर, वो है दोस्तों जिला कलेक्टर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिला कलेक्टर को दोस्तों प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है जिले के अंदर। प्रश्न आपके सामने 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता दोस्तों। वो कौन सा जिला है दोस्तों, राजस्थान जो उच्च न्यायालय की जो जयपुर पीठ है, यानी कि एक तो है जोधपुर के अंदर, एक है दोस्तों यानी कि जयपुर के अंदर। तो दोस्तों जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों ये जयपुर पीठ के अंदर नहीं आता है। राजस्थान के अंदर जो 15 जिले है दोस्तों, यानी कि 15 जिले है दोस्तों, बूंदी, टोंक, झालावाड़, अजमेर और अलवर, बारा, ये जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। किसके अंदर, जयपुर पीठ है उस अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यानी कि 18 जिले हैं जो जोधपुर पीठ के क्षेत्र के अंदर आते हैं। कितने, 18 जिले जोधपुर जो मुख्य पीठ है उसके अंदर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों 59 देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 2020 के अंदर, मसौदा तैयार करने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो कौन थे, वो डॉक्टर कस्तूरी रंगन दोस्तों, ये क्या थे, समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे, कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 60 देखिए कि बजट की घोषणा हुई थी दोस्तों 2022-23 के अंदर। उसके अनुसार बताना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की जाएगी। ये बालिकाएं किस कक्षा में अध्ययन होनी चाहिए दोस्तों। तो ये बालिकाएं दोस्तों कौन सी कक्षा के अंदर, यानी कि 6 से लेकर के 6 से 8वीं क्लास में अध्ययन होनी चाहिए, तब उनको दोस्तों क्या मिलेगी, यानी कि निःशुल्क साइकिल वितरण की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 61 देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शाला प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में महिलाओं की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो दोस्तों की कार्यकारिणी समिति के अंदर कितने सदस्य होते हैं, 16 होते हैं, जिनमें से दोस्तों यानी कि 50% महिलाएं होना अनिवार्य है, यानी कि 8 महिलाएं होना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 62 देखिए कि राजस्थान आरटीई नियम 2011 यानी राइट टू एजुकेशन नियम 2011 की बात कर रहा हूँ, 11 किसमें हुआ, राजस्थान के अंदर। उसके संदर्भ में असंगत युग कौन सा है, असंगत युग बताना दोस्तों ये कौन सा है बताना है। यानी कि पाठ्य चर्चा और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना भाग नंबर 7 के अंदर, ये बिल्कुल सही है। बाल अधिकारों का संरक्षण भाग 9 के अंदर, यानी कि दोस्तों बाल अधिकारों का संरक्षण भाग 9 के अंदर बिल्कुल सही है। और शिकायत निवारण भाग दोस्तों 10 के अंदर नहीं है, ये है दोस्तों 8 के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। शिकायत निवारण भाग है, भाग नंबर 8 के अंदर उल्लेखित किया गया है। प्रश्न आपके सामने देखिए 63 लास्ट, अब 63 है तो शिक्षा का अधिकार कानून 2009 आया था। उसके अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिया जाने का प्रावधान है दोस्तों। तो क्या दंड दिया जाने का प्रावधान है अगर कैपिटेशन फी लेता है, तो दोस्तों यानी लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड दिया जा सकता है। कितने, लिया गया जो कैपिटेशन फीस है दोस्तों, यानी कि जो कैपिटेशन शुल्क है दोस्तों उससे 10 गुना तक का अर्थदंड दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। और ये कौन सी धारा के अंदर है, ये आता है आरटीई 2009 की धारा कौन सी है, यानी कि 13 के अंदर ये आ जाती है, कैपिटेशन फीस की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 64, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि
छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? दो दोस्तों कौन है? प्रद्युमन सिंह दोस्तों, यानी कि छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष है। बात करते हैं दोस्तों कि छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह को कब बनाया गया था? वो थे दोस्तों 12 अप्रैल 2021 को बनाया गया था। पूछ लिया जाए कि प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो वो थे कृष्ण कुमार गोयल दोस्तों। कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल दोस्तों। 1995 से 2000 के बीच में रहे थे। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों हीरालाल देवपुरा रहे थे। कब? 2000 से लेकर के 2005 तक रहे थे। उसके बाद में दोस्तों तीसरे जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो माणिक चंद्र सुराणा दोस्तों 2005 से 2010 के अंदर रहे थे। और चौथे कौन थे दोस्तों? वी डी कल्ला थे 2010 से 2015। और इससे पूर्व यानी कि छठा चल रहा है तो पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन था? श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला 2015 से 20 के अंदर। और प्रेजेंट के अंदर दोस्तों आपको पता ही है प्रद्युमन सिंह दोस्तों, यानी कि कौन है? प्रद्युमन सिंह दोस्तों, यानी कि छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। लास्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था 2009 के अंदर। कब आया था? 2009 के अंदर आया था। अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंदर अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह दोस्तों न्यूनतम कार्य घंटे कितने? वो है 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों हमारे टोटल दोस्तों 65 प्रश्न हो चुके हैं, यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर, शैक्षिक प्रदेश है, सामान्य ज्ञान है, आरटी है, समसामयिक दोस्तों कंप्लीट दोस्तों। यानी कि जो रीट जो मुख्य परीक्षा होने वाली है 25, 26, 27, 28 फरवरी को दोस्तों, उसके अंदर जो राजस्थान जीके का जो पोर्शन है उसका तो हमने निपटारा दोस्तों हम करते हैं डेली। तो दोस्तों वीडियो को दोस्तों डेली देखिएगा। डेली शाम को 6 बजे दोस्तों, यानी कि 6 PM पर दोस्तों ये अपलोड होती है। ज़रूर दोस्तों इसको देखिएगा। 6 बजे दोस्तों, फिक्स 6 बजे दोस्तों ये अपलोड हो जाती है। तो दोस्तों इंतजार कीजिएगा दोस्तों, ये आपके लिए दोस्तों, यानी कि जो ये क्वेश्चन है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, यानी कि आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपके लिए दोस्तों, अगर आपको पसंद आती है दोस्तों, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी दोस्तों एग्जाम के लिए, तो ज़रूर दोस्तों लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, जिससे जैसे मैं दोस्तों वीडियो डालूंगा दोस्तों आएगी, अपलोड होगी 6 बजे शाम को, तो तुरंत दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।